अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम फयाज अहमद है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, आज हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, उसके पहले चैप्टर। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, वो ये है कि जब इंसान इस दुनिया में आया है तो उसने अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखकर उसका फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था वो क्या होगा। क्या वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखकर डर गया होगा, या वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखकर खुश हुआ होगा। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि इंसान खुश उस चीज से होता है या डरता किसी चीज से तब है जब वो उसका माजी जानता, जब वो उसको पहले से जानता हो। मिसाल के तौर पर अगर हमारे सामने एक स्नेक आ जाता है, तो अगर हमने उसको पहले नहीं पता कि ये स्नेक जो है ये नुकसानदेह है या फायदेमंद है, तो ना हम उसको देखकर खुश होंगे और ना ही उसको देखकर हमें डर लगेगा। लेकिन अगर हम स्नेक की कोई वीडियो हमने देखी हुई है पहले, जिसमें वो किसी दूसरे बंदे को डस रहा है, तो इससे फिर क्या होगा, इससे हमें उसका माजी पता होगा, फिर हम उससे डरने लग जाएंगे। तो बिल्कुल यही बात थी कि जब इंसान दुनिया में आया तो दुनिया में आने के बाद उसने अपनी इर्द गिर्द की चीजों को देखकर ना वो खुश हुआ होगा और ना ही उसे अपनी इर्द गिर्द की चीजों को देखकर डर लगा होगा। लेकिन एक जो बात इंसान ने शुरू की होगी वो ये है कि उसने अपने इर्द गिर्द की चीजों को जानना शुरू किया होगा, क्योंकि इंसान के नेचर में ये शामिल है कि वो हमेशा जुस्तजू करता है, नई चीजों की खोज में रहता है, तलाश में रहता है। तो इस तरह जब शुरू शुरू में दुनिया के अंदर इंसान आए तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द की चीजों के बारे में देखना शुरू किया और फिर उनके बारे में इल्म हासिल करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया कि जिस चीज के बारे में वो जानते, इल्म हासिल करते, उस चीज को लिखते। जैसे जैसे उन्होंने अपने इर्द गिर्द की चीजों को जानना शुरू किया तो उन्होंने उन चीजों का इल्म एक तहरीर की सूरत में अपने पास महफूज करते गए। ऐसा करते करते उनके पास एक बहुत बड़ा इल्म का एक जखीरा जमा हो गया। इल्म के उस जखीरे को उन्होंने एक नाम दिया जिसको कहा जाता है नेचुरल फिलॉसफी। तो नेचुरल फिलॉसफी वो इल्म है जो शुरू में इंसानों ने अपनी इस कायनात के बारे में हासिल किया था। ये जो नेचुरल फिलॉसफी का इल्म है ये दोनों चीजों के बारे में था, जानदारों के बारे में भी था और बेजान चीजों के यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी ये इल्म था। उस वक्त जिन लोगों ने ये नेचुरल फिलॉसफी का इल्म हासिल किया उनको फिलोसफर कहा जाता है, जैसा कि अरस्तु को फिलोसफर कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त जिनके पास नेचुरल फिलॉसफी का इल्म था उनको फिलोसफर कहते थे। अगर आज के दिनों में किसी बंदे के पास कोई इल्म मौजूद है, साइंस का इल्म मौजूद है, तो उसको हम साइंटिस्ट का नाम देते हैं, क्योंकि उस वक्त तक साइंस का जो साइंटिस्ट जो है वो साइंस से निकला है, साइंटिस्ट का लफ्ज, और साइंस तो उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुई थी। तो इसलिए जो उस वक्त लोगों के पास इल्म था उसको नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया गया, और जिन लोगों ने ये इल्म हासिल किया उनको फिलॉसफर का नाम दिया गया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो इल्म था ये बढ़ता गया और एक वसी जखीरा नेचुरल फिलॉसफी का इकट्ठा हो गया। फिर एक मुश्किल पैदा होगी, वो ये थी कि एक बंदे के लिए ये मुमकिन नहीं था कि पूरी नेचुरल फिलॉसफी का जो इल्म है वो अपने ज़हन में इकट्ठा कर सके या कैद कर सके। तो फिर मजबूरन नेचुरल फिलॉसफी का जो इल्म है उसको दो शाखों में डिवाइड कर दिया गया। पहली शाख को कहा गया बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी शाख को कहा गया फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंसेस किस चीज का इल्म था? बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का इल्म था, यानी कि जानदारों के बारे में जो इल्म इंसान ने इकट्ठा किया था
उसको एक शाख का नाम दे दिया गया जिसको कहा गया बायोलॉजिकल साइंस। दूसरी जो शाख थी वो थी फिजिकल साइंस, और फिजिकल साइंस में उन तमाम चीजों का इल्म रख दिया गया, या उन तमाम चीजों के इल्म को फिजिकल साइंस का नाम दे दिया गया जो नॉन लिविंग थी, जैसा कि चांद के बारे में इल्म है, जमीन के बारे में इल्म है, एटसेट्रा। ठीक है। फिर फिजिकल साइंस के अंदर भी इल्म का इजाफा होता गया, इतना इजाफा हुआ तो के एंड पर ये जो नेचुरल फिलॉसफी का इल्म, जैसे हमने इसको आगे हमें डिवाइड करना पड़ा, फिजिकल साइंस में भी इतना वसी इल्म हो गया कि इसको भी आगे मजबूरन शाखों के अंदर डिवाइड करना पड़ गया। तो फिर फिजिकल जो साइंस थी उसको हमने 4 शाखों के अंदर, मेन शाखों के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसमें पहली शाख फिजिक्स है, दूसरी केमिस्ट्री है, तीसरी जियोलॉजी और चौथी एस्ट्रोनॉमी। हमारा जो कंसर्न है वो फिजिक्स से है। अगर हम दूसरी शाखों की बात करें फिजिकल साइंस की, तो इसके अंदर केमिस्ट्री आ जाती है। केमिस्ट्री के अंदर आप केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जियोलॉजी है, जियोलॉजी का लफ्ज जो है वो जियो से निकला है, जियो, जीईओ, जियो। और जियो का क्या मतलब होता है? जियो का मतलब होता है जमीन। तो इस तरह जो जियोलॉजी है ये एक फिजिकल साइंस की शाख है जिसके अंदर हम जमीन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो आखिरी शाख है वो है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी ये हेवनली बॉडीज का जो है इल्म है, इसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर स्टार्स का इल्म है, प्लैनेट्स का इल्म है, ये सारा जो इल्म है ये जो शाख इसको डील करती है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो दीज आर द 4 बेसिक ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस। अब आते हैं, हमारा जो कंसर्न है वो फिजिक्स के साथ है। तो फिजिक्स को यहां पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं। फिजिक्स की क्या डेफिनेशन बनती है? वैसे फिजिक्स को बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अंदाज से डिफाइन किया है, लेकिन हम यहाँ पर वैसे डिफाइन करेंगे जैसे आपकी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक में ये लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। यहाँ पर आपने गौर करना है कि 3 चीजें आएंगी। एक तो मैटर आता है कि फिजिक्स के अंदर हम मैटर को डिस्कस करते हैं। फिर फिजिक्स के अंदर हम एक और चीज को डिस्कस करते हैं जिसका नाम एनर्जी है, which deals with the study of matter, energy and their mutual relationship। तो ये है फिजिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन जो आपकी बुक ने एक्सप्लेन की हुई है। अब इसको मजीद इलैबोरेट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि जो फिजिक्स है इसके अंदर मैटर के बारे में पढ़ा जाता है। अब अगर मैटर की बात करें तो मैटर किस चीज को कहा जाता है? मैटर की सबसे जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि मैटर हर उस चीज को कहा जाएगा जिसके अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जिसके पास 2 खूबियां होंगी। पहली चीज उसका मास होगा और दूसरी चीज उसका वॉल्यूम होगा। यानी कि ऐसी चीज मैटर कहलाएगी जिसका अपना मास हो और कोई वो जगह भी, कोई स्पेस भी ऑक्युपाई करे। तो अगर किसी चीज के अंदर ये दोनों खुसूसियात पाई जाती हैं तो हम कहेंगे कि दिस थिंग इज मैटर। ठीक हो गया। अब अगर मैटर की बात करें तो मैटर आगे 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। पहली चीज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो है ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। मतलब कि जो चीज हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती है, जैसे कि कोई लकड़ी वगैरह है, कोई पत्थर है, कोई लोहा है, तो दीज आर दी सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट, सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे वाटर है, जैसे मिल्क है, एटसेट्रा। और जो आपका मैटर होता है वो गैस की फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सारी क्या है? ये भी मैटर है, क्योंकि ये भी स्पेस को ऑक्युपाई करती हैं और इनका भी वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो ये होगी मैटर की बात। आगे बात करते हैं, अब हमारी जो कायनात है इसका जो ज्यादातर पार्ट है वो मैटर से मिलकर बना है। क्या कोई ऐसी चीज भी है जो मैटर ना हो? अब अगर कोई चीज मैटर नहीं है तो इसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज में से या तो दोनों नहीं होंगी, या दोनों में से अगर कोई एक प्रॉपर्टी भी नहीं है तो हम उसे मैटर नहीं कह सकते। क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज का नाम बता सकते हैं जो मैटर ना? बिल्कुल, आप सही कह रहे होंगे। शायद मैं अब आपको लाइट तो नहीं देख रहा, लेकिन आपने सही कहा कि कोई ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती है जो मैटर नहीं है, यानी कि जिसका मास भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है। मिसाल के तौर पर जो हीट हमारे जिस्म से निकलती है वो हीट, या कोई भी चीज जब हम बर्न करते हैं तो उससे जो हीट हमें हासिल होती है
क्या उसका मैस होता है? बिल्कुल उसका मैस नहीं होता। और क्या वो उसका कोई वॉल्यूम होता है? क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है? बिल्कुल नहीं करती। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर जो हीट है जो हमारी बॉडी से एमिट हो रही है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाती और फिर आखिरकार क्या होता कि ये जो रूम है ये सारा बर्स्ट हो जाता। तो ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हीट होती है ये कभी भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, मतलब इसका वॉल्यूम भी नहीं होता और इसका मास भी नहीं होता। इसी तरह दूसरी जो एनर्जी की फॉर्म है, मिसाल के तौर पर लाइट है, मिसाल के तौर पर आपके पास लाइट है, आपके पास हीट है, एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या हैं? ये नॉन मैटर है, यानी कि ये मैटर नहीं है। अगर ये मैटर नहीं है तो फिर ये क्या है? ये आपकी है एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि फिजिक्स के अंदर हम मैटर को भी डिस्कस करते हैं, यानी कि उन चीजों को भी डिस्कस करते हैं जिनका मास होता है और जिनका वॉल्यूम होता है, और उन चीजों को भी डिस्कस करते हैं जिनका मास और वॉल्यूम नहीं होता। यानी कि फिजिक्स के अंदर हम मैटर को भी डिस्कस करते हैं और इन चीजों को भी डिस्कस करते हैं जिनका वॉल्यूम और मास नहीं है, मतलब कि उनको उसको हम एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम फिजिक्स के अंदर मैटर और एनर्जी दोनों को डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया? तो ये यहां तक फिजिक्स की डेफिनेशन में आपने जो चीजें पढ़ी थी, एक मैटर और एक एनर्जी, ये मैंने आपको बता दिया कि फिजिक्स के अंदर हम मैटर भी को भी पढ़ते हैं और एनर्जी को भी पढ़ते हैं। अब रह गया इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एक यहां पर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि आपके पास एक एटॉमिक बम है। अब ये एटॉमिक बम जब एक्सप्लोड होता है, जब ये फटता है, तो इसका जो सारा प्रोसेस है वो हम देखते हैं। उससे आपको पता चलेगा मैटर और एनर्जी का म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो हमने यूरेनियम ले लिया। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक सॉलिड फॉर्म में एक एलिमेंट है, कोई एक सब्सटेंस है। समझ आ रही बात की? जब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं यूरेनियम को, तो इससे बहुत ज्यादा मिकदार में हीट एमिट होती है। अब आप देख रहे हैं कि जो यूरेनियम है ये एक सब्सटेंस है, यानी कि ये मैटर है, और जब ये एक्सप्लोड होता है, फटता है, तो इससे हीट जनरेट होती है। और हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यूं आप देख रहे हैं कि जो मैटर है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? एनर्जी के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो मिसाल है मैटर और एनर्जी का, जहां पर मैटर कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर। क्या कोई ऐसा प्रोसेस भी है जिसके अंदर एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है? तो बिल्कुल एक प्रोसेस जरूर मौजूद है जिसमें जो एनर्जी है वो वापस मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर जो एनर्जी है वो वापस मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि हमने जैसा कि फिजिक्स के ये इसकी फिजिक्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि फिजिक्स के अंदर हम मैटर को डिस्कस करते हैं, एनर्जी को डिस्कस करते हैं, और उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है मैटर और एनर्जी का। तो मैटर और एनर्जी का म्यूचुअल रिलेशनशिप बेटा ये है कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू energy and energy can also be converted into matter. This is called mutual relationship between matter and energy. तो यहां तक आपकी जो डेफिनेशन है जो आपकी बुक ने दी हुई है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एज वेल एज देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको कोशिश की कि आपको दे दिया है। ठीक हो गया? अब जो फिजिक्स है ये कह सकते हैं कि ये पूरी कायनात की एक स्टडी है। अब कायनात कैसे? मिसाल के तौर पर अब जो हमारी पूरी कायनात के अंदर जो जो चीज मौजूद है वो या तो मैटर की फॉर्म में मौजूद है या फिर एनर्जी की फॉर्म में मौजूद है। तो चूंकि हम फिजिक्स के अंदर मैटर को भी डिस्कस करते हैं और एनर्जी को भी डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हम पूरी कायनात को पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर उन चीजों को भी पढ़ते हैं वो जो मैटर हैं, और इन चीजों को भी पढ़ते हैं जो मैटर नहीं है, मतलब कि एनर्जी को भी पढ़ते हैं। तो इस तरह जो फिजिक्स है ये पूरी यूनिवर्स का नॉलेज है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह।